जय जिनेंद्र बाबल साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ फिर से ये वक्त बिताने में। और आपके साथ जो लास्ट टाइम हमने वीडियो लिया था, इंटरव्यू कम शॉर्ट सेशन, लाइफ इंस्पायरिंग सेशन जो था, उसमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपके बारे में जाना, आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी इंस्पिरेशन, आपके अचीवमेंट्स। और जैसे हम पीछे देख सकते हैं, इतने सारे अवार्ड्स, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें और जाननी है आपसे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया सेकंड टाइम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने जो वीडियो लिया, उसके बाद आपको लोगों से क्या पता चला? शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरा साक्षात्कार लेकर मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विस्मय है कि शायद मेरी लाइफ में पहले व्यक्ति को मैं अपना साक्षात्कार दे रहा हूँ। इससे पहले कई लोगों ने प्रयास भी किए, लेकिन मैंने देना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे उसमें कम रुचि लगी। तो सबसे पहले मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपने गत बार मेरा जो साक्षात्कार लिया था उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। कई लोगों को मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे कई मित्र भी थे, मेरे अग्रज भी थे और मेरे कई साथी लोग भी थे। तो उन्होंने भी मेरे बारे में काफ़ी कुछ जाना, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में जाना। और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ मेरी लाइफ में, उसका मुझे रिकॉग्निशन मिला। तो ये सारा श्रेय शुभम जी मैं तो आपको देता हूँ कि यदि आप इंटरव्यू नहीं लेते तो शायद लोगों को मेरे बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती और मुझे भी इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो आज मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेकर के मुझे थोड़ा हाईलाइट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की आत्मिक प्रसन्नता है। सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला है। और इससे मैं बहुत खुशनसीब भी समझता हूँ अपने आप को कि आप जैसे लाइफ अचीवर, जिन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स पाए हैं लाइफ में और अपने लाइफ को एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। तो बहुत कुछ सीखने लायक है आपसे। और हम अगले क्वेश्चंस के द्वारा जानेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो यंग ऑडियंस है, और जो भी लीगल फील्ड में और जो भी अलग अलग फील्ड में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कैसे अपने लाइफ को और अचीवेबल और पावरफुल और अच्छी तरह जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसे बीता? मेरा जन्म राजसमंद जिले के छोटे से गांव लावा सरदारगढ़ में 21 नवंबर 1942 को हुआ। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे सदैव अपने माता पिता का पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला और मेरे आगे बढ़ने में उनका बहुत सारा योगदान, उनकी भागीदारी रही। तो मैं उनके प्रति भी आज नतमस्तक हूँ। दूसरी बात, मेरे बचपन बहुत ही अच्छा, बहुत शांति से और आनंद से मेरा बचपन बीता है। उसमें मेरे जो गुरु लोग थे, मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो अध्यापक थे, उनका भी मुझे असीम स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं के घर पे रहता, वहीं खाना खा लेते, वहीं पढ़ते। यानी मुझे परिवार के सदस्य के रूप में मेरे गुरु जिन्होंने अध्यापकों ने, इसका एकमात्र कारण ये था कि मैं भी गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहा, उनके प्रति आस्थावान रहा। और गुरु का मेरे प्रति प्रेम इसलिए था, इसलिए आस्था थी उनकी कि मैंने सदैव उनका आज्ञाकारी शिष्य के रूप में जानने का प्रयास किया, जीवन में उतारने का प्रयास किया। और कई गुरुजन तो कहते थे मुझे कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, कि आगे जाकर के अच्छे व्यक्ति बनोगे। तो मुझे कहने का अभिप्राय ये कि मुझे मेरे जीवन में, बचपन में मेरे साथियों का, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, सबका भरपूर स्नेह मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला, छोटों का मुझे शुभकामनाएं मिली। तो मैं अपने इस बचपन के जीवन से बहुत ही संतुष्ट हूँ और यही कारण है कि मैं कुछ आगे बढ़ पाया, कुछ कर पाया। बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना सपोर्ट मिला बचपन में। आपके भाई बहन भी बहुत सारे थे, है, और उसमें से आप, जितना मुझे पता चला है, आप सबसे एल्डेस्ट थे, क्या ये सही है? बिल्कुल, हम कुल 7 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, 6 अच्छा। भाई मेरे से छोटे हैं
और 6 भाई अभी बिजनेस में है और उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सब अच्छे खुले, कहने का मतलब ये सब धनाढ़ लोग हैं। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो चूँकि पूरी ज़िंदगी सर्विस में रहा हूँ, वो भी न्यायपालिका में रहा हूँ, तो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने आप बड़ा गर्व होता है कि मैंने बड़ी ईमानदारी से पारदर्शी से अपना जीवन बिताया है। तो ये एकमात्र कारण है कि 6 भाई मेरे लिए बहुत समर्पित है, मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। कभी किसी भाई भाई में मेरे प्रति कोई ऐसा बुरा भाव नहीं आया। इसका एकमात्र कारण ये है कि मैं भी 6 भाइयों को एक जैसा मानता हूँ, मित्रवत मानता हूँ, मित्र जैसा व्यवहार करता हूँ। और आज भी जब भी भाई मेरे से मिलते हैं तो वही आदर सत्कार मुझे देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सम्मान देते हैं। तो मैं तो जीवन में इससे ज़्यादा अपेक्षा और आदमी क्या कर सकता है, और इससे ज़्यादा खुशी आदमी को क्या मिल सकती है। वर्तमान परिवेश में जहाँ भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, भाई भाई में संपत्ति को लेकर विवाद होता है, यानी आज हर भाई में इस बात की बड़ी कुंठा है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे 6 भाई बराबर मुझे सम्मान देते हैं। कभी किसी भाई के मन में मेरे प्रति कोई दुराभाव नहीं है, तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। आज भी हम सातों भाई मित्रवत बन के रह रहे हैं, जैसे एक दूसरे के मित्र हों बिल्कुल। तो हमने कभी छोटे बड़े का भेदभाव समझा ही नहीं आज तक किसी भी दृष्टि में। बहुत सीखने वाली बात है और बहुत अच्छी बात आपने जैसे कही है कि आजकल जो भाई भाई अगर झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो उसको अगर हम पकड़ के ना रखें, उसको जाने दें, तो बहुत अच्छे से भाई भाई का प्रेम संबंध रह सकता है, बन सकता है और उज्जवल हो सकता है। तो जैसे आपने बताया कि आप सबसे बड़े भाई थे, तो उसमें से आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ आई होगी आपके ऊपर कि आपको सबको संभालना है, सबका ध्यान रखना है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? जहाँ तक ये जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 30 वर्ष की उम्र तक मैंने खुद ने कोई स्थायी रूप से काम नहीं किया। मैं एक तरह से बेरोजगार ही रहा 30 वर्ष की उम्र तक। मेरी शादी 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरे 3 लड़के थे, एक लड़की थी। और जब मैं एमए में पढ़ रहा था, एमए का अध्ययन कर रहा था एमए में, तब मेरी पहले वाली मिसेज की डेथ हो गई। और उसमें मुझे थोड़ा एक धक्का सा लगा, क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे, मैं बेरोजगार भी था, काम कुछ करता नहीं था। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की मेरे ऊपर थी। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी मेरे माता पिता ने निर्वहन की, बच्चे भी उन्होंने बड़े किए। और धीरे धीरे भी जब समय बदला, कुछ बदलाव आया, तो मैं 30 साल की एज में मैं लॉ कॉलेज में लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया। धीरे धीरे हमारी स्थिति आगे बढ़ने लगी और गाड़ी लाइन पर आ गई। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय है कि और तो कोई आर्थिक स्थिति थी नहीं मेरे साथ खराब। माता पिता का पूरा सपोर्ट था, भाइयों का सपोर्ट था। लेकिन ये जो पारिवारिक कुछ कष्ट मेरे पर आए हैं, मैंने बड़ी समता भाव से उनको सहन किया, बड़ा मन में ढाढ़स रखा। कि दूसरी शादी मेरी हो गई थी, उसमें भी मैं कुछ नहीं करता था, तो मैं इस पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ, इसने भी मुझे आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग प्रदान किया। तो मैं कुल मिला करके मकसद ये है कि जीवन में मैंने हमेशा धैर्य रखा, शांति रखी और हर कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा, कभी निरुत्साहित नहीं हुआ। मेरे जीवन में सबसे मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। हमेशा मन में आगे कुछ बढ़ने की तमन्ना मेरे मन में रही है। तो हर कष्टों को झेलते हुए, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में नौकरी की थी पंचायत समिति में एलडीसी के रूप में। मैं 1 साल तक आमेर पंचायत समिति में एलडीसी रहा, क्लर्क रहा। उसमें भी हमारे साथी कई लोग थे जो मेरे से मजाक भी करते थे कि बाबेल जी कभी आप पीए बन के बताना, प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब हमारे वीडियो वगैरह थे विकास अधिकारी। तो मैं उनसे मजाक में कहता था मैं पीए क्या, मैं तो वीए बन के बताऊंगा आपको। तो आज भी वो स्मृति मेरे दिमाग में आती है। उसमें मन में एक तमन्ना थी करने की कि मुझे पीए नहीं, मुझे वीए बनना है। और एक चमत्कार ही था, ईश्वर की कृपा थी, गॉड गिफ्ट थी कि मैं वीए से भी ऊंचे पद पर चला गया। तो इस बात मुझे आत्मिक संतुष्टि है कि मैं शुरू से मेरी जो आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी मेरी, और जो मेरा लक्ष्य था वो मैं हमेशा मैंने महान लक्ष्य रखा। और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं उसके पीछे पड़ के बड़ा उद्यम करता रहा और मेहनत करता रहा। बहुत अच्छी बात है आपने जो कही है कि भले हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमें धक्का लगता है, जहाँ हमें फील होता है कि अभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो एक पेशेंस, वो एक अंदर की जो
आवाज़ है उसको सुनते हुए हमें एक हमेशा अच्छे स्वभाव, अच्छे माइंड, थॉट और सारे अच्छे बिहेवियर के साथ हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे-जैसे आप बता रहे थे कि आपने 30 साल की उम्र में एक लेक्चरर का जॉब मिला आपको, आपने एमए का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद और शायद आप जज भी बनने वाले थे फ्यूचर में, तो तब तक आपका समय कैसे बिताया आपने और वो क्या जर्नी थी? उससे आज के लोगों को क्या समझने और सीखने के लिए मिल सकता है? वर्चुअली मैं मेरे मन में शुरू से ही अध्यापक बनने की तमन्ना थी। मेरा लक्ष्य था अध्यापक बनना और उसी के पीछे मैं पड़ा रहा। तो मैं ज़िंदगी भर तो अध्यापक नहीं रह पाया, लेकिन कुछ समय के लिए यानी 8 साल के लिए मैं लॉ कॉलेज में लेक्चरर बन गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर बन गया। तो एक तरह से मैं अध्यापक भी रहा। इस दौरान हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे गुरुजी थे, उनका मेरे पर असीम कृपा थी, वात्सल्य था। उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैं लॉ कॉलेज में लेक्चरर बना तो मैं सुबह पॉलिटिकल साइंस में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था और रात्रि को मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता था। तो मैं बड़ी मेहनत करता, उद्यम करता, 6 घंटे घर पे पढ़ के फिर मैं पढ़ाने जाता। तो लड़के मेरे से बड़े खुश थे, बहुत ही प्रभावित थे मेरे अध्यापन से। तो हमारे जो गुरुजी थे, प्रिंसिपल साहब थे, उनके मन में मेरे प्रति कुछ ऐसा भाव आया कि ये आदमी मुझे कमज़ोर बना देगा या मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा देगा। तो उन्होंने कुछ मुझे थोड़ा नुकसान अवश्य पहुंचाया और लोगों ने कई बार कहा कि आप कोर्ट में केस लगा दीजिए, तो आपको सारी। लेकिन मैंने, चूंकि उनका मेरे पर बड़ा उपकार था, मैंने गुरुजी के खिलाफ किसी प्रकार का केस लगाना उचित नहीं समझा और थोड़ा मन में ये बात आई कि अब यहाँ रहने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक इंस्पायरेशन मुझे वहाँ से मिला, मेरी आत्मा की आवाज़ वहाँ से निकली और उसमें न्यायपालिका की वैकेंसी निकली। मैंने फॉर्म भरा और ईश्वर की कृपा थी, मैं एक ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं उस स्थिति से भी गुजरा हूँ जब व्यक्ति कई बार भ्रमित हो जाता है, कई बार गलत काम कर बैठता है, लेकिन मैं इनसे सदैव दूर रहा। हमेशा मेहनत, ईमानदारी और पुरुषार्थ को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और यही कारण है कि मैं एक छोटे से क्लर्क से लेकर के मैं जज तक की सीट तक के पद तक पहुंचा हूँ। मुझे इस बात की आत्मिक प्रसन्नता है। व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, मेहनत और पुरुषार्थ, इन तीन को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है तो उस आदमी की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि अगर कोई हमारे साथ गलत भी करे, लेकिन हमें हमारे वैल्यूज़ को हमेशा याद रखना है, हमारे जो एथिक्स है हमेशा याद रखना है और उसी को फॉलो करते-करते आपने अपने लाइफ चेंजिंग करियर में जज बनने की शुरुआत की और जैसे ही आप जज बने, फिर आप मैजिस्ट्रेट भी बने। उसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आए और वो दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं समझने में, सीखने में? मैं जब पहली बार जज बना तो एक बड़ा उमंग, उत्साह था और कुछ जोश भी था जज बनने का कि मैं मजिस्ट्रेट बना हूँ। तो इस बात को हो जाता है, मानव स्वभाव है, किसी व्यक्ति को कोई अच्छे पद पे पहुँचता है तो उसकी कुछ आशाएं, अपेक्षाएं हो जाती है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए। एक बार, कई बार हमारे कोर्ट्स में ऐसे लोग आते जिनको एफिडेविट तस्दीक कराना पड़ता था, मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, शपथ पत्र। तो वो लोग ठोकरे खाते, कोई मजिस्ट्रेट उनको दाद नहीं देता, कोई मजिस्ट्रेट उनसे बात नहीं करता, वकील के पास जाते तो वो बड़ी फीस मांगते। तो एक बार एक जज साहब ने मेरे पास किसी आदमी को भेजा कि उसका आप ये सर्टिफिकेट अटेस्ट कर देना, शपथ पत्र। तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं करता ये काम, उसको भगा दिया मैंने। उसने जाके वापस जज को बोला, साहब उन्होंने तो मना कर दिया। तो जज साहब ने मुझे शाम को घर पे बुलाया और इतनी बढ़िया बात मुझे कही उन्होंने कहा, देखो व्यक्ति आपके पास क्यों आता है, वो आपके पास क्यों आया, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपको राइट्स भगवान ने दी है, शक्ति भगवान ने दी है, आप मजिस्ट्रेट बने हैं तो आपके इस शक्ति का आपको सदुपयोग करना चाहिए, व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन से गांठ मान ली कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से निरुत्साहित नहीं करना। जो काम हम लीगली कर सकते हैं वो काम अवश्य करना। और ये उसमें बड़ी प्रेरणा मिलती है उस आदमी से कि भगवान ने हमको इस योग्य बनाया है, मजिस्ट्रेट बनाया है, फर्स्ट मजिस्ट्रेट पावर्स दिए हैं, तो उनका सदुपयोग हमको अवश्य करना चाहिए और हर व्यक्ति के प्रति मानवता का व्यवहार करना चाहिए। ये मुझे सीख वहाँ से मिली थी।
दूसरी सीख मुझे मिली थी ईमानदारी की। मुझे एक जज साहब ने कहा कि बाबेल जी, यदि आपको भूखे भी रहना पड़े लेकिन कभी अपने ईमान को मत खोना, हमेशा ईमानदारी जीवन बनाए रखना, तो उसका फल आपको कभी आगे जाकर अवश्य मिलेगा। तो वो भी मैंने जीवन में उतारी और मुझे कहते हुए बड़ी आत्मिक प्रसन्नता आज भी बहुत खुशी है कि मैंने अपने जीवन भर ईमानदारी को अपना लक्ष्य बनाया, ईमानदारी के पथ पर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। कई प्रसंग मेरे जीवन में ऐसा है जिसमें मैं चाहता था मैं लाखों करोड़ों रुपये कमा सकता था। मैं रोडवेज का मजिस्ट्रेट बना, उसमें कोई सीमा नहीं थी। इसके बाद मेरे फांसी की सजाएं भी दी, उसमें भी मेरे पास कोई बड़े बड़े ऑफर आए थे, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया और मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली, मैंने उनकी परवाह नहीं की। हमेशा मैं अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहा। जो कुछ लीगली मुझे करना था वही मैंने किया है, न किसी के प्रभाव में है और न किसी धमकी और डर के प्रभाव में है। तो व्यक्ति को, यदि व्यक्ति सच्चा है, सही है, ईमानदार है, तो उसे किसी की डरने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। कई बार लोगों ने कई प्रकार की धमकियां दी, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं तो एक ही बात जानता था कि हमारे कर्म के जैन धर्म में लिखा है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। कर्म हमारे अच्छे हैं तो हमें हमेशा अच्छे फल ही मिलेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं थी। तो मेरे जीवन को बहुत सारे प्रसंग है मेरे जीवन में जो मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ, मेरा श्रेय जिसको मैं देता हूँ आगे बढ़ने का, वो दो बातें हैं। पहली ईमानदारी, दूसरा पुरुषार्थ। जी भर के मैंने मेहनत की, जी भर के पुरुषार्थ किया। दिन के 10 से 18 घंटे में स्टडी करता था, पढ़ता था मैं। रात को 2-2 बजे तक किताबें लिखता था मैं, कोर्ट का काम पूरा करता था। इन सब के बाद में थका नहीं कभी, बैठा नहीं कभी, और जीवन के इस लक्ष्य तक मैं पहुंचा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने और मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, सुन रही है, उनको बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपसे और आपकी लाइफ स्टोरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपने जब जैसे मुझे अभी कहा कि आपने बहुत सारे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ भी दी है, डेथ सेंटेंसेस भी दी हैं, तो उसमें जैसे आपने कुछ ऐसी पेनल्टी जैसे जजमेंट पास की है जिससे किसी की लाइफ पूरी बदल सकती है, तो आपको कैसा लगा और क्या वो आपके लिए डिफ़िकल्ट था? इसके बारे में प्लीज़ बताइए। मैंने जीवन में दया, ममता और करुणा को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया है। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मास्टर मुझे कई बार कहते हैं कि अनुकंपा की चेतना का विकास करो, अनुकंपा मतलब दया का विकास करो जीवन में। तो मेरे न्यायिक जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आए। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब मैं बीरड़ा में मस्टर था, तब एक मल्ला उर्फ मलखान करके मुलजिम हुआ करता था। बड़ा खूंखार आदमी था, उसके 50 केस कोर्ट में चल रहे थे। मैंने उसको कई केस में सजाएं भी बहुत दी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि वो जब भी जेल से कोर्ट में आता और कोर्ट से वापस जेल जाता तो चैम्बर में मेरे चरण स्पर्श करके जाता था। वो जिस आदमी ने इतनी सजाएं दी वो आदमी मेरे चरण स्पर्श करता। तो एक बार मैंने उसे पूछा बुला करके, मैं मजा, मैंने तुझे इतनी सजाएं दी है तो मेरी चरण स्पर्श क्यों करता है? तो इसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर मैं चरण स्पर्श इसलिए करता हूँ, आपका व्यवहार अच्छा है, आप हमें आप कह के पुकारते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात को तवज्जो देते हैं, दूसरे मसले में धक्का लगाते हैं, हमें गाली गलौज करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो आपके व्यवहार से मैं प्रसन्न हूँ। सजाएं दिए ये हमारे कर्मों का फल है, आपने जानबूझ के सजा नहीं दी, तो आपके व्यवहार से खुश होकर के मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। इसी से जुड़ा एक प्रसंग है वापस, उस मलखान की माँ की डेथ हो गई एक बार। तो उसके न कोई भाई था, न कोई बहन थी, न पिता था, घर में कोई नहीं था, वो अकेला एकमात्र व्यक्ति था, बेटा। तो जब उसकी माँ की डेथ हुई तो मोहल्ले के 5-6 लोग आए जज साहब के पास कि साहब इसकी माँ का दाह संस्कार करना है, आप मल्लिया को 3 घंटे का पेरोल दे दीजिए। तो जज साहब ने उसकी एप्लीकेशन में फेंक दिया कि गुंडा है, बदमाश है, हम इसको पेरोल नहीं देंगे। तो वो मल्लिया मेरे पास आया, तो मेरे को मल्लिया कैसे आया तू? कि मेरी माँ मर गई है, मुझे दाह संस्कार करना है, मुझे 3 घंटे का पेरोल चाहिए। मैं भी पावर से जज साहब है, मुझे पावर्स नहीं है। जज साहब ने मेरी एप्लीकेशन में फेंक दिया। तो मैं ठीक बैठो, मैं जाता हूँ जज साहब के पास। मैं जज साहब के पास गया और मैंने जज साहब से विनती की, निवेदन किया कि ये इसकी माँ मर गई है, एक मानवीय ग्राउंड है, आधार है, आप 3 घंटे का पेरोल दे दीजिए। कहाँ जाएगा, भग करके नहीं जाए कि। तो जज साहब ने कहा बाबा जी आपको दया बहुत आती है, तो आप कुछ भी समझे। तो वो एप्लीकेशन मेरे पास भेज दी, और जो मेरे पास भेजी उनका बाबेल डू नीडफुल। मेरे पास जब एप्लीकेशन आई तो मैंने मल्लिया को बुलाया, मल्लिया तुझे कितने टाइम का पेरोल चाहिए? कि साहब 3 घंटे का चाहिए। मैंने स्वतः कहा यदि मैं 3 दिन का पेरोल दूँ तो क्या करेगा, तुम माँ का 30 करके आना। तो वो आज बड़ा खुश हुआ कि सर बहुत कृपा हो जाएगी, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। मैंने 3 दिन का पेरोल, फिर मैंने कहा उसको मैं अगर 12 दिन का पेरोल दूँ तो तुम 12 करके आना माँ का। तो वैसा वो 12 दिन का मैंने उसको पेरोल अपनी रिस्क पे दिया। उसको परिणाम ये हुआ
कि 13 दिन कोर्ट में आकर के वो आदमी लेट गया और कहा जज साहब आप पानी मंगाओ, मैं आज संकल्प लेता हूँ आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूँगा। यानी उसके जीवन में तब बदलाव आ गया एक थोड़ी सी दया बताने के कारण। उसमें मैंने जज साहब को बुलाया, जज साहब ये वही मलिया उमल खान है जिसकी एपी खान में फेंक दी है और ये आज संकल्प ले रहा है कि मैं भविष्य में किसी प्रकार कोई अपराध नहीं करूँगा। तो कहने का अभिप्राय है कि न्यायाधीश होने के नाते मैंने दया भी खूब बताई है और मैं सख्त भी बहुत रहा। मैंने फांसी की सजाएं भी दी है, आजीवन कारावास तो बहुत दिए मैंने। जो जैसा केस होता, जैसी बात होती और कोई केस प्रमाणित होता तो हम सजा देते भी थे और जब दया का केस आता तो दया भी बताते थे। और कुल मिलाकर के मैंने अब जीवन में समझौते भी ज़्यादा ध्यान दिया। अधिकांश मुकदमे मेरे समझौते से निपटाए मैंने, पति पत्नी हो चाहे भाई भाई हो पिता पुत्र हो, उनके मुकदमे मैंने कई मुकदमे समझाइश के माध्यम से निपटाए हैं। और मुझे इस बात की आत्मिक प्रसन्नता है कि कई टूटे हुए घरों को मैंने बचाया अपने जीवन में। तो ये मेरी जीवन की सार्थकता है। बहुत अजीब बात है कि आपने इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, और आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भरोसा किया उन क्रिमिनल्स पे जो बहुत खूंखार थे, इतने आरोप के साथ वो कैसे जी रहे थे, और उनके साथ में आपने इतना पोलाइट बिहेवियर, इतना अच्छा व्यवहार करके उनमें जो बदलाव लाया है, ऐसे शायद ही आजकल देखने मिलता होगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपसे सीखने मिली है। अब ये जानते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं आपको इतना सारा काम, इतना वर्कलोड था, तो आपकी लेवल पे हर स्टेज में, जैसे आप अगर जज बने या जैसे आपने लेक्चरर की पोजीशन ली या फिर आपने किताबें लिखना चालू किया, तो आपके इंस्पिरेशन, आपके रोल मॉडल कौन थे? कि जब मैं एलएलबी का विद्यार्थी था उसमें हिंदी में किताबों का बड़ा अभाव था। सारी पुस्तकें अंग्रेजी में थी तो हमें अंग्रेजी की पुस्तकें हिंदी में लेकर के उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हम अध्ययन करते थे। उसमें मैंने संकल्प किया जीवन में कि ये कानून में जो हिंदी की पुस्तकों का अभाव है उस अभाव को मुझे पूरा करना है। तो हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे डॉक्टर कासलीवाल साहब, जीएल कासलीवाल, जो उदयपुर में प्रोफेसर थे, लॉ फैकल्टी के डीन थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे कहा बाबेल जी अपनी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और अपनी मातृभाषा अपनी हिंदी है, अपन को हिंदी में ही काम करना है। तो उनसे मैंने प्रेरणा लेकर के मैंने एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी सारे हिंदी माध्यम से किए। यद्यपि हिंदी माध्यम अलाउड नहीं था, लेकिन वो गुरु मुझे आज भी याद आते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदी मीडियम होते हुए भी मैं हमेशा टॉपर रहा। मैंने एलएलबी टॉप किया, एलएलएम टॉप किया, पीएचडी मैंने हिंदी में लिखी है। तो ये प्रेरणा के स्रोत मेरे नीमच के गुरुजी भी रहे, डॉक्टर जीएस कासलीवाल भी रहे, जिनसे मैंने प्रेरणा पा करके हमेशा। और किताबें लिखने का ज़्यादा सवाल है, उसमें जो किताबों का अभाव था वो मुझे बड़ा खलता था। किताबें मिलती नहीं थी, हम बड़ी मुश्किल से हम स्टडी करते पढ़ते। तो उसमें मैंने संकल्प किया था कि यदि मैं आगे बढ़ा, यदि मैं टीचर बना, अध्यापक बना, प्रोफेसर बना, तो मैं हिंदी की पुस्तकों जो अभाव है उस अभाव को पूरा करने का प्रयास, वहीं से मेरी प्रेरणा चालू हुई। और 1972 में मैंने पहली किताब लिखी थी। उसके बाद में धीरे धीरे मैं न्यायपालिका में आया। हालांकि वहाँ काम का बोझ रहता था, खूब काम करना पड़ता था, फैसले लिखने पड़ते थे हमको। तो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं फैसले भी लिखता, मैं किताबें भी लिखता। यानी खूब जम करके मैंने ज़िंदगी में मेहनत की, पुरुषार्थ किए। और यही कारण है कि मैं आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा शुभम जी, कि व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब मैंने पहली पुस्तक लिखी थी तो उसी की हमारे लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की, उसमें बहुत सारी कमियां निकाली, गलतियां निकाली। और मेरी शिकायत भी विश्वविद्यालय में की कि बाबेल जी लेक्चरर होते हुए उन्होंने गलत किताब लिखी है। ठीक है, वो बात मेरे सामने आई, मुझे विश्वविद्यालय ने पूछा, मैंने जवाब दिया सब पहला मेरा प्रयास था, पहला मेरा काम था, गलती होगी, मैं इसको अगली बार सुधार दूंगा। तो उसमें मैं निराश नहीं हुआ। अधिकांश लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, ये काम तो बड़ा टिपिकल है, नहीं हो सकता अपने से। मैं निराश नहीं हुआ, उन गलतियों को सुधारा। और सुधारते 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 किताब मेरी मार्केट में आई। तो वही लोग जो मेरी आलोचना करते थे वो मेरी प्रशंसा करने लगे। तो कहने का अभिप्राय, मैं कभी जिंदगी में निराश नहीं हुआ। गलती होगी, सुधारने का प्रयास किया, गलती को सुधारा मैंने और आगे बढ़ने का प्रयास किया। और यही कारण है कि आज मैं 50 साल में लगभग 250 पुस्तकें मैंने लिखी है। गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्निशन मिला है, कई अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं। इसका एकमात्र कारण ये है ईमानदारी, मेहनत, निराशा नहीं होना, निराश नहीं होना और हमेशा आगे बढ़ते रहने की भावना मन में होना। ये सबसे बड़ा कारण मानता हूँ।
और मेरी एक बात को कहना चाहूँ, मैंने कभी पैसे की ओर ध्यान नहीं दिया। कई लेखक हमारे पैसे के लिए ध्यान देते हैं तो वो लेखक आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनका ध्यान उसी में रहता है। तो मैंने पैसे के लिए कभी नहीं लिखा। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो ज्ञानार्जन के लिए लिखा है और लोगों को सेवा के रूप में मैंने उसको लिखा है। आज भी मेरे मन में सेवा का भाव है कि जितना साहित्य में समाज को दे सकूँ कानून के अंतर्गत, वो मेरा देने का प्रयास रहा है। मैंने आज तक भी पीछे मुड़ के कभी पैसे के लिए नहीं देखा। समाज के लिए आपने इतना सारा कुछ किया है, इतनी बुक्स लिखी है और बहुत सारा नेक काम किया है आपने। बस मैं तो यही चाहता हूँ हमारे सारे लिसनर्स, हमारे ऑडियंस और जिन्होंने भी अगर बाबिल साहब की बुक पढ़ी है और उससे आपको अगर फ़ायदा मिला है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले हैं या लाइफ चेंज हुई है आपकी उनके लेक्चर्स से, उनकी टीचिंग से, या आप कभी भी उनसे लाइफ में मिले हो और आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने में मिली है, तो उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद उनसे लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो बहुत अच्छा लगेगा और एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। बिकॉज़ जो किताबें वो लिख रहे हैं, जो लोग उन्हें पढ़ते हैं, उनसे वो कभी मिल नहीं पाते। तो आज के बाद कभी भी आपको वो बुक पढ़ने मिले या ऐसा कोई भी सिचुएशन आए जहाँ पर बाबिल साहब ने आपको मदद की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप उन्हें आकर बहुत सारा प्यार दीजिए। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। शुभम जी, आज मुझे बहुत सी बातें, एक बात याद आ गई मुझे कि जहाँ तक पाठकों के प्रेम की बात है, मुझे पाठकों का भरपूर स्नेह मिला है। आज भी मेरे पास रात्रि के समय, दिन के समय पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से लड़कों को फ़ोन आते हैं कि बबेल जी तुमने तो कमाल ही कर दी हो। यानी पंजाब के लोग जो बोलते हैं, हमारे विद्यार्थी हमारी किताबों को पढ़ते हैं तो बस इतना से एक लाइन बोलते हैं खाली, बबेल जी तुमने तो कमाल ही कर दी हो। तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। हमारे प्रकाशक भी रात के 11 बजे फ़ोन आता है, बाबेल जी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि जो कुछ हमने लिखा है उसके पीछे हमारा त्याग रहा है, तपस्या रही है, साधना रही है, इसीलिए मुझे पाठकों का भरपूर प्रेम मिला। आज भी मुझे मिल रहा है। आज भी कई लोग मेरे पास एप्रिसिएशन के फ़ोन आते हैं, मेरी सराहना करते हैं। और क्या बुराई भी होती होगी, उसकी ओर मैं ध्यान देता नहीं। कभी कभी कोई गलती रह जाती है तो कोई आलोचना भी करते होंगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, गलती को सुधारने का प्रयास किया है। तो मैं आज पाठकों के प्रति भी बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से मेरा हौसला बढ़ा है और मैं इतना लिख पाया, इतना कर पाया। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे अगर हम सफलता पाते हैं तो क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक भी हमें बहुत सारा मिलता है। चलिए इसी एक किस्से पे बात करते हैं कि आपने जैसे अगर 250 के ऊपर बुक्स लिखी है और जैसे मैं आपके पीछे अगर कैमरा घुमाता हूँ तो इतने सारे अवार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा बाबिल साहब का पूरा अवार्ड रूम, उनका ऑथर टेबल जहाँ पे बैठ के वो किताब लिखते हैं और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। मैंने एक लास्ट वीडियो में ये चीज़ कवर की है, वो चीज़ पे हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ बाबिल साहब कि आपको अगर क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप वो नेगेटिव फीडबैक को कैसे हैंडल करते हैं और नेगेटिव लोगों को आप क्या आंसर देते हैं जिससे वो उनका बदलाव, उनके माइंड में विचार जो आपके प्रति है वो बदल जाए, या फिर आपको वो चीज़ को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? मैं तो एक्चुअली में हमारे आचार्य श्री तुलसी कहा करते थे, जो हमारा करे विरोध हम उसे समझे विनोद। तो मैं हमेशा आलोचना को भी हर्षे से स्वीकार करता हूँ और मैं सोचता हूँ कई बार यदि किसी व्यक्ति ने आलोचना की है या कमी निकाली तो कोई कमी जरूर रही होगी। तो मैं उस कमी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ और उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। आलोचना को मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा आलोचना को मैंने पॉजिटिव रूप में लिया है और मैं गलतियों को सुधारने में उसका मैंने प्रयोग किया है। कई बार किताबें में लिखता हूँ, कई बार मेरी किताबों की नकल भी हो जाती है, लोग नकल करते हैं मेरी किताबों की, वो विवाद भी पैदा होता है। फिर भी बड़ा सहज भाव से उनको समझाता हूँ, नकल नहीं। तो एक बार का मुझे किस्सा याद है कि मेरी एक पुस्तक में कोई पैराग्राफ दूसरी किताब में हूबहू आ गया, पता नहीं कैसा है, मुझे पता नहीं है। तो जब उस व्यक्ति ने मेरी किताब को पढ़ा तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि बाबिल जी आपने मेरी किताब की नकल की है, एक पैराग्राफ मेरी किताब से आपने लिया है। तो मैंने किताब को देखा, मुझे लगा हूबहू हो गया, कैसा है मुझे भी पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ क्षमा हो गया,
आश्चर्य करेंगे। मेरे साथ सॉरी, गलती हो गई है, जाने में हुई, अनजाने में मैं कह नहीं सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि बाबा जी मैं तो अपेक्षा ये कर रहा था कि आप मुझे डांटेंगे, मुझे फटकारेंगे, आप जज रहे हो, लेकिन आपने तो बड़ा प्यार से बात की मेरे से, बड़ा सम्मान मुझे दिया है। तो उन्होंने मेरे को उल्टी माफ़ी मांगी कि मैंने आपको फ़ोन करके आपको कष्ट दिया। तो कहने का अभिप्राय ये, जो हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है, उसको भी हमको पॉजिटिव में लेना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कौन की गलती त्रुटि अवश्य होती तभी हमारी आलोचना होती है। तो मैंने आलोचना को भी सर स्वीकार किया है, गलतियों को दूर करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि आज तक 250 किताब मैंने लिखी है, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है कि आपने ये गलती की है, ये नकल की है, या ऐसा कुछ किया है, वैसा कुछ किया है। तो ये मुझे इस बात की आत्मिक प्रसन्नता है कि मैंने इन सभी बातों को भी हंसते हुए स्वीकार किया है, कभी आक्रोश नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया मैंने। मैं तो जज था, जज रहते हुए मैं एक्शन भी ले सकता था, लेकिन मैंने कभी एक्शन नहीं लिया। किसी व्यक्ति ने रॉयल्टी नहीं दी मुझे, पूरी रॉयल्टी वो आदमी खा गया, तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी कभी कुछ कहा भी नहीं किसी को मैंने आज तक। और उसी का परिणाम है कि आज मैं इतनी किताबें लिख पाया हूँ। अदरवाइज इतनी किताबें लिखना मुझे भी आज बड़ा आश्चर्य होता है, जिंदगी में इतनी किताब मैंने कैसे लिख डाली, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। और इसका कुल मिलाकर श्रेय एक ही बात है कि बड़ा समता भाव से मैं सभी बातों को सहन करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहा, कर्तव्य का निर्वहन करता रहा। उसी का परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। आज भी मेरी अवस्था भी लगभग 80 साल की है। आज भी मैं 8-9 घंटे दिन के काम करता हूँ, और जिस दिन काम नहीं करता हूँ तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया। तो ये मेरी पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया मेरा, कि मुझे काम करना है, मुझे लेखन कार्य करना है, मुझे किताबों में संशोधन करना है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। आज भी मैं निरंतर बैठ करके टेबल पर शांति से अपना काम करता हूँ। बहुत सीखने लायक बात है, जैसे आप फीडबैक और नेगेटिव लोगों को हैंडल करते हैं। आजकल हम यंगस्टर्स या जो मिडिल एज आज के लोग हैं, वो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव लोगों को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते। मैं पर्सनली भी काफ़ी बार गुस्सा हो जाता हूँ, और सामने वाला गुस्सा करता है, मैं भी गुस्सा करता हूँ, और उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। लेकिन आज जैसे आपने बताया है कि हमें एक पोलाइट बिहेवियर और माइंड को शांत रखकर उन्हें हैंडल करना चाहिए, ये बहुत सीखने लायक बात है। इससे लाइफ में कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, हम उन सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि आज भी आप लगभग 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं दिन में, और अपने जो रीडर्स हैं उनके लिए नए नए बुक्स बनाते हैं, हर टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं। और वो इंस्पिरेशन, वो एनर्जी, वो पावर आपको कहाँ से आता है कि एट द एज ऑफ 80 आप इतने सारे बुक्स लिख रहे हैं और वो चीज़ रेगुलरली कंटिन्यू रख रहे हैं? तो आपके माइंड में एक ऐसी चीज़ क्या है जो आपको ये चीज़ के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करती है हर दिन? शोभन जी, मैं तो इसमें गॉड गिफ्ट मानता हूँ, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने मुझे उपहार दिया है, और ईश्वर की कृपा मान के मैं आज कार्य कर रहा हूँ। और मेरे मन में एक तमन्ना रहती है कि जब भी हमारे कोई नया लॉ बनता है, नया एक्ट पारित होता है पार्लियामेंट से, तो मैं चाहता था, मेरी आज भी मेरी तमन्ना, सबसे पहले पुस्तक मार्केट में मेरे यहाँ आना चाहिए। और हुआ भी आज तक, जितने भी नए एक्ट हमारे यहाँ बनते हैं, सबसे पहले पुस्तक मार्केट में मेरी आती है। बाबेल की नाम से आती हो, बाद में तो बहुत सारी किताबें निकल जाती है। तो एक मेरे मन में बड़ी ये तड़प है, तमन्ना है कि चाहे कुछ भी हो, कितना ही कष्ट हो, कैसी अवस्था हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कई बार मैं बुखार में भी बैठ करके लिखता हूँ। बुखार में मैं सोना पसंद, मुझे नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता। बुखार होने पर भी मैं अपना राइटिंग वर्क बराबर चालू रखता हूँ। तो क्योंकि उसके मन में एक जुनून मेरे बन गया है कि मुझे जितना मैं टाइटल समाज को दे सकूँ, जितनी किताबें समाज को दे सकूँ, वो मुझे देना चाहिए। क्योंकि हम तो मर जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये जो हमारा समाज को दिया हुआ जो कार्य है वो हमेशा जीवित रहेगा, जीवट रहेगा। एक लक्ष्य मेरे मन में है कि जितने टाइटल मैं समाज को दे सकूँ। आज भी मैं नए नए टाइटल देता हूँ, नई नई किताबें लिखता हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी कष्ट होता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, कई बार झुंझलाहट भी आती है, कई बार मैं फाड़ के फेंक भी देता हूँ, फिर चालू करता हूँ। तो मन में एक तमन्ना है, जुनून है मेरे मन में कि कोई भी नया कानून बनता है तो मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए। और क्योंकि मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा बहुत सरल है, लोग मेरी भाषा ही पसंद करते हैं। अप टू डेट मैटर मिलता है उसमें, कहीं कोई गलती नहीं मिलती है। तो मेरी किताबें काफ़ी पॉपुलर रही है। इसके पीछे एकमात्र कारण मेरी भाषा है। भाषा मेरी बहुत सरल है, बहुत सीधी भाषा है। कानून की भाषा क्लिष्ट होते हुए भी मैं सरल भाषा में लिखता हूँ।
और मेरे मन में एक ही आज भी मेरे मन में कि जितने किताबें जितने टाइटल में समाज दे उसे मुझे देना चाहिए। और अब मैं नई नई किताब चालू की है इस पे साइबर क्राइम्स पे, जो बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है साइबर क्राइम्स, जिसके आज बहुत चलन है साइबर क्राइम्स का, और बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, मेरे बुते के बाहर का है, फिर भी मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ, बहुत किताबें मैंने मंगवाई है, बहुत किताबें पढ़ी है, और अभी मैं साइबर अपराध पे, साइबर लॉस पे, साइबर क्राइम्स पे मैं किताब लिख रहा हूँ। तो ये इसके पीछे कारण यही है कि मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरी साइबर क्राइम्स हमेशा समाज में रहेगी और लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो मन में इस प्रकार की भावना मेरे मन में बैठ गई है कि इस जीवन में जो भी मेरा समय बचा है उसमें मैं जितना काम दे सकूँ सोसाइटी को उतना मैं देने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत खुशी है कि आपसे इतनी इंस्पिरेशन बात सुनने मिली है कि लाइफ में एक ऐसा जुनून है और हम सभी को होना चाहिए जिससे हर दिन वो हमें मोटिवेट कर सके, हर दिन हमें एक्टिवेट कर सके और हमारे ड्रीम को, हमारे गोल को वो अचीव करने में हेल्प कर सके। आपका जो एक ड्रीम है, गोल है और हर दिन आप उसको अचीव कर रहे हैं कि कोई भी नया लॉ आता है तो आपको वो नए लॉ को सिंप्लीफाई करके मार्केट में सबसे पहले पहुंचाना है, क्योंकि विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेक्चरर्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स आपकी बुक रेफर करके समझते हैं, सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो जितनी बार नए लॉ आते हैं आप यही चाहते हो कि उन्हें आप हेल्प कर सके वो लॉ समझने में, और उसी के साथ आप रेगुलरली ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आपके एज पे, आपकी इतनी यंग उम्र में आप ये चीज़ को हमेशा एक अच्छे स्वभाव के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे आपने बताया कि आप साइबर क्राइम के ऊपर भी एक नई बुक लिख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक नया टॉपिक है, लेकिन आपका जुनून, आपकी एनर्जी और आप में जो एक फोकस है उसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सीखने मिलता है, बहुत समझने मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेकर, आपके साथ बैठकर, आपकी लाइफ स्टोरी जानकर। और मैं यही चाहता हूँ सारे लिसनर्स, सारे ऑडियंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज का दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमें ये मौका मिला है डॉक्टर बाबिल साहब के साथ बैठकर ये चीज़ें समझने का, सीखने का, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस को जानने का। तो चलिए हम देखते हैं उनके अचीवमेंट्स, उनके अवार्ड्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे, लेकिन ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आगे जैसे डॉक्टर बाबिल साहब के पीछे बहुत सारे अवार्ड्स ऊपर से नीचे, तो पूरा कमरा अवार्ड से भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने अपने लाइफ अचीवमेंट्स को कितनी अच्छी तरह रखा है और हमेशा वो इंस्पायर करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास इतने सारे अचीवमेंट्स हो और फिर भी इतने सरल और सिंपल नेचर, जिन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि सबको हेल्प करना, समाज में सबको सहायता देना। बाबिल साहब, चलिए एक बार आपकी ऑथर टेबल तक चलते हैं और आप बताइए कि नई चीज़ क्या चल रही है। लोगों को बिहाइंड द सीन्स का पता चलेगा, जहाँ पर वो जानेंगे कि आपका जो ऑथर टेबल है वो कैसा होता है। तो ये बिहाइंड द सीन्स डॉक्टर बाबिल साहब की ऑथर टेबल तक, जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कमरा जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती है। इतने सारे बुक्स जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ऑफिस में ऐसा वो सारे बाबिल साहब ने लिखे हुए हैं। उनका जो कलेक्शन है और वो जो नए बुक पे काम कर रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक नई किताब डॉक्टर बाबिल साहब हमें बता रहे हैं, साइबर क्राइम्स। ये साइबर क्राइम के ऊपर एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो वो तैयार कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि उनका टेबल हमेशा रेडी रहता है और हमेशा वो नई चीज़, नए लॉ को प्रिपेयर करने में, उसको बनाने में
दिन रात मेहनत करते हैं सो दैट जो भी रीडर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक वो नई किताब, नई पुस्तक पहुंच पाए। डॉक्टर बाबिल साहब, मैंने भी एक बुक लिखी है, अनलीश योर बिजनेस ऑनलाइन, और लास्ट टाइम मैंने एक छोटी सी बुक आपको मेरी बुक गिफ्ट की थी। तो मेरा और बाबिल साहब का मोटो एक ही है, सिंपल मोटो जो हमें इंस्पायर करता है। तो बाबिल साहब मेरी बुक लेकर खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबिल साहब ने ये बुक एक्सेप्ट की, पढ़ी। बाबिल मैंने साहब, शुभम जी इस किताब को पढ़ा है। हालांकि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मेरे पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा वहाँ मैंने इसको अंडरलाइन किया है, पढ़ा है, और जब भी मेरी इच्छा होती है पढ़ने की तो मैं अंडरलाइन को निकाल के पढ़ लेता हूँ। मुझे इस किताब से भी ये प्रेरणा मिली कि सब्जेक्ट चाहे अपने टच का हो या नहीं हो, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, कोई नई बात हमको सीखने को मिलती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस पुस्तक से कुछ उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ, मेरी साइबर क्राइम्स में उससे रिलेटेड है। जो बिजनेस में साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं, इसकी मुझे कुछ इसमें जानकारी मिली है, तो मैं आपसे परमिशन लूंगा कभी, और वो भी मैं इसमें कोट करना चाहूँगा मेरी किताब में साइबर क्राइम्स के लिए। तो मुझे किताब ये बड़ी यूजफुल लगी, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। किसी भी किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए, कोई नई बात आपको अवश्य मिलेगी। तो साइबर क्राइम जो मैं किताब लिख रहा हूँ, इसमें भी ये किताब मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है और होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि कुछ बातें मैंने इसमें देखी है जो साइबर क्राइम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो कहने का अभिप्राय ये, किताब कैसी भी हो, किसी भी सब्जेक्ट को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो मैं शुभम जी को भी आज ये कहना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस फील्ड में भी आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। शुभम जी, बाकी सब बातें भौतिक है, पैसा हमारा यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, ये जो बातें हैं ये हमेशा अमर रहेगी, ये आपको हमेशा अमर कर देगी हमेशा के लिए। हम चले जाएंगे, हमारी पुस्तकें रहेगी पीछे, लोग उनको पढ़ेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा तो आपके प्रति यही शुभकामना है, मंगल कामना है कि आपने जो ये क्षेत्र में कदम रखा है, उस कदम को हमेशा आप आगे बढ़ाते रहें, और नई नई बुक्स आपके आते रहे, नए विचार आपके आते रहे, और हमें भी शेयर करने का मौका दें। तो मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इसके लिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने इंस्पिरेशनल बात और इतनी अच्छी बात सुनने में कि आपने मेरी बुक पढ़ी है, उसको एक्सेप्ट किया है। और बिल्कुल मुझसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, आप बिल्कुल जहाँ जाते हैं वहाँ बुक को कोट कर सकते हैं। तो ये था बाबिल साहब का टेबल, बाबिल साहब की मेहनत, बाबिल साहब का बुक का कलेक्शन और उनकी लाइफ स्टोरी। तो एक छोटी सी बात जो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, बाबिल साहब, आप एक ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं जिससे आजकल के जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो सुनकर एक बहुत अच्छे लाइफ पाथ पे जा सके, और अगर कोई भी भटका हुआ है तो उनको वो चीज़ हेल्प करे? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जीवन का एक लक्ष्य अवश्य आदमी को होना चाहिए। व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य भी अपने जो संसाधन है उनके अनुरूप लक्ष्य बनाए, और लक्ष्य बनाने के बाद में उसको साधने के लिए आप पीछे पड़ जाए, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, ईमानदारी से। सबसे बड़ी चीज़ मैं जीवन में मानता हूँ, दो ही बातों को मैं हमेशा प्रोत्साहन देता हूँ, ईमानदारी और पुरुषार्थ। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत करेगा, वो आदमी कभी पीछे हट नहीं सकता, कोई ताकत उसको पीछे नहीं हटा सकती है। तो मेरा तो यही संदेश है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले, अच्छा लक्ष्य हो। क्योंकि साने गुरुजी ने एक बात कही है कि लक्ष्य जितना महान होता है, उसका रास्ता उतना ही भीड़ होता है, बड़ा कठिन रास्ता होता है। तो लक्ष्य हमेशा मान रखे, उस कठिन रास्ते को भी पार करने का प्रयास करे, तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी निश्चित ही आपको अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबिल साहब, आपने ये मौका दिया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बाबिल साहब के साथ ये इंटरव्यू सेशन का, और ये दूसरा मौका है मुझे ये मौका मिला है। बाबिल साहब, आपने जो ये समय दिया है, आपका कीमती समय, जिससे आपकी लाइफ स्टोरी, आपके बारे में जानने का मौका मिला है, तो ये वीडियो को ज़रूर बहुत सारे लोगों तक पहुँचाए। और अगर बाबिल साहब के कारण आपको लाइफ में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, कुछ सीखने मिला हो, समझने मिला हो, या फिर आपने उनकी बुक कभी पढ़ी हो, और ऐसा कभी भी मौका मिला हो जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बाबिल साहब ने आपको आपके लाइफ में एक बदलाव लाया है, तो बाबिल साहब तक बहुत सारा प्यार पहुँचाए। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आप मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं,
तो आपको कोई भी चीज़ कभी भी रोक नहीं सकती। और हमेशा लाइफ में एक ऐसा मिशन, ऐसा एक जुनून होना चाहिए जो आज हमने बाबिल साहब से सीखा है। तो अपने लाइफ को रंगीन बनाए, अपने लाइफ को एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले जाए, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ले जाए और हमेशा अपने एथिक्स को फॉलो करते रहिए। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि बाबिल साहब हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे और सबको। शुभम जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद तो हम क्या देंगे, लेकिन मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि आप अपने जीवन में इस भौतिक संसाधनों के साथ साथ ऐसे भी कार्य करते रहें जो समाज के लिए कुछ उपयोगी हो, समाज को हम कुछ दे सकें। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस बात की मुझे आत्मिक प्रसन्नता है। तो शुभम जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपका नाम भी शुभम है, आपका जीवन भी शुभ हो, मैं इस प्रकार की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने का। थैंक यू।